हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम का। कौन सा चैप्टर रहेगा? नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं क्या? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता क्या है? तो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है। याद रखना इसकी डेफिनेशन जो है नंबर सिस्टम की क्या होगी? संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित क्रम में करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा दो तरीके से चलता है। फर्स्ट इसमें जो होता है वो होता है डिजिट। क्या होता है? डिजिट, जिसमें हम बोलते हैं क्या? जैसे कोई भी अंक, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट होते हैं। ठीक है। और इन 9 डिजिटों को मिलाकर क्या बनता है? नंबर। क्या बनता है? नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? संख्या। ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 5767, ये क्या है? तो आप क्या कहोगे कि सर ये एक नंबर है और इसमें 4 डिजिट हैं। ठीक है। 5767 एक संख्या है जिसमें 4 अंक हैं। ठीक है। या इसको कह सकते हैं कि 4 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या। ठीक है। दूसरा जैसे मैंने बोल दिया 6080, 6080 क्या है ये? तो आप कहोगे कि सर ये एक संख्या है जो 4 अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है। क्या है ये? एक संख्या है जो 4 अंकों से मिलकर बनी है। तीसरा 6193, 6193 4 अंकों से बनी एक संख्या। क्या है? 4 अंकों से बनी एक संख्या। तीसरा 101, 101 3 अंकों से मिलकर बनी एक संख्या। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो खाली बिल्कुल बेसिक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, कितने प्रकार की संख्या होती है, कैसी कैसी होती है, उनकी पहचान क्या होती है, और 3 से 4 टाइप हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। 3 से 4 टाइप ली हैं इस क्लास में, जिसमें रीट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? नंबर यानी संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? हम मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं संख्याएं मूलतः 12 प्रकार की होती हैं। ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? 12 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? पहले देखते हैं संख्याओं के नाम। प्राकृत संख्या नंबर 1 पे क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे चलते जाना। ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या, काउंटिंग में उपयोग की जाने वाली संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। दूसरी हमारी जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। जैसे प्राकृत संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम चलते जाएंगे, वो क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। आप कहोगे कि सर इनका तो हमें पता है, तो अब इतना क्यों करवा रहे हो? तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है और बिल्कुल बेसिक ही क्लास है। ठीक है।
बेसिक के बारे में हमें पता करना है। रीट के सिर्फ 3 से 4 टाइप ली हुई है। इससे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, कल जो हमारी क्लास होगी, उसमें इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उस टाइम में आपसे पूछूंगा और आप इसका आसानी से जवाब दे सकोगे। तीसरा हमारा दिया गया सम संख्या। तीसरा हमारा क्या है? सम संख्या, यानी कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः भाग हो जाती हो, यानी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हो, वो क्या होंगी? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इस तरीके से। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया 44, बताओ ये सम है या विषम है? आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 22 बार जो है कटेगा ये, तो पूरी पूरी कटेगी 44 2 से। तो 44 क्या है? एक सम संख्या है। 44 क्या है? एक सम संख्या है। नेक्स्ट आती है हमारी विषम संख्या। नेक्स्ट क्या है? विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग न हो, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो क्या होंगी? हमारी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारी क्या है? विषम संख्या। जैसे 59, 59, मैंने पूछ लिया 59 विषम है या सम है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा तो कटेगा ही नहीं। तो 59 क्या है? 59 एक विषम संख्या है। 59 क्या है? एक विषम संख्या है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पूर्णांक। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? पूर्णांक, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से लेकर और इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरीके से। माइनस अनंत है, कहीं तक भी जा सकता है। प्लस की अगर हम चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कहीं तक भी जा सकता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या या इंटीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर भी अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देखिए कैसे। ये है इंटीजर। ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये जो हमारी प्लस में जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होंगी? हमारी धनात्मक धनात्मक संख्या। ठीक है, या फिर धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इनको? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये जो हमारी इस तरफ आई है माइनस में, इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। एक चीज इसमें बचती है बीच वाली, यहां पे आती है 0। 0 पर ना तो नेगेटिविटी है और ना ही पॉजिटिविटी है। ना तो नेगेटिविटी है और ना ही पॉजिटिविटी है। तो 0 को हम बोल सकते हैं उदासीन। उदासीन, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक में आती है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक में आती है। तो 0 क्या है? उदासीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो खुद से और 1 से भाग होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हो। भाज्य संख्या
की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी प्राकृत संख्या जो खुद से और एक से भाग होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित होती हो, उनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, ठीक है, 10, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? हमारी भाज्य संख्या। फिर आती है अभाज्य संख्या। फिर आती है अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो सिर्फ खुद और एक से भाग हो, अन्य किसी संख्या से भाग न हो। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी प्राकृत संख्या जो खुद से और एक से भाग हो लेकिन अन्य किसी भी संख्या से भाग न हो, तो वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, इस तरीके की जो ये है वो क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या आती है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी है? कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। यानी कि कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह या ऐसा जोड़ा जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF, क्या हो? 1 हो। ठीक है, वो क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 लिए हैं, 5 और 7, अगर इनका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 1। 2 और 3 का अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, इस तरीके के जो समूह है, दो अभाज्य संख्याओं के जो समूह है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या। फिर आती है परिमेय संख्या। फिर आती है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होंगी? ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, तो वो क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्या होंगी। लेकिन इसमें डिमांड क्या है? Q जो है वो 0 ना हो, या फिर Q का मान 0 ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी 0 के बराबर Q का मान न हो। ठीक है, P बटा Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 5/7, 2/3। एक और चीज, एक हमारे पास आती है पाई। पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं क्या? 22/7। 22/7। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। दूसरी आ जाती है अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या आ जाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √7, √11, √13, 13। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जाए, वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। यदि हम पाई की बात लें, पाई की हम बात लें, तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम पाई का मान अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 22/7, जो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जो क्या है? परिमेय संख्या। और पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आती है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। क्या आती है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या
क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या। जैसे √4, हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे पास निकल के आएगा 2। ठीक है, √11 इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, P/Q के रूप में। ठीक है, जो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 4/7, यानी कि इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। फिर आती है अवास्तविक संख्या, फिर आती है अवास्तविक संख्या, जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, जो जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो कभी सॉल्व नहीं होती। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर या फिर अवास्तविक संख्या, इसको हम किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, आई से। किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, आई। आई का मतलब होता है अयोटा। आई का मतलब क्या होता है, अयोटा। इस तरीके के हमारे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन खाली एक बार शायद परी में पूछा गया था। ठीक है, I² = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिर्फ यहीं तक है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो आई क्या है, आई को हम किस चीज से पहचानते हैं, इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, I= क्या होता है, I= होता है √-1। क्या होता है, √-1। ठीक है, या फिर दूसरा कह लो I² = -1। I² = -1। ठीक है, ठीक है, आई हमारा क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। I= √-1 या I² -1। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे √-6, √-6, √-5, √-29। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। सारी की सारी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी भिन्न सही है, निम्न में से कौन सी भिन्न सही है। हमने पीछे पढ़ा था पूर्णांक, पीछे पढ़ा क्या पढ़ा था, पूर्णांक। पूर्णांक का हम एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके का। ठीक है, ये होगी 0 उदासीन। ठीक है, 0 क्या है, उदासीन है। +1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलते गए। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 इस तरीके से चलते गए। ठीक है, 0 हमारी क्या है, उदासीन। 0 हमारी क्या है, उदासीन। और ये हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 क्या है, उदासीन। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखनी है। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रीट प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम इसी टाइप से आप चाहे शायद 2012 में पूछा गया, 2012 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इस टाइप से एक क्वेश्चन वहां आया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि संख्या बड़ी बड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलती जाती है। यानी कि धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोल सकते हैं, संख्या। क्या बोल सकते हैं, संख्या जो अपने आप में होती है, वास्तविक में उतनी ही बड़ी होती है। वास्तविक में उतनी ही बड़ी होती है। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोल सकते हैं, कोई संख्या जो अपने आप में उसकी जो वैल्यू होती है वो संख्या वास्तविक में भी उतनी ही बड़ी होती है। मैंने मान लिया
मैंने पूछ लिया आपसे 1 या 6 में से बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे कि जाहिर सी बात है सर 6 बड़ा है। और मैं कह दूं कि 6 और 15 में कौन सी बड़ी है, तो आप कहोगे सर 15 बड़ी है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक में जिस जो भी संख्या है उसका जो खुद का रूप है या उसकी खुद की जो वैल्यू है वास्तविक में भी वो उतनी ही बड़ी होती है। ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक में, ठीक है, संख्या अपने आप में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, संख्या अपने आप में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी हो जाती है। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, संख्या अपने आप में जितनी बड़ी है वास्तविक में भी उतनी ही बड़ी है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, संख्या जो अपने आप में होती है यानी खुद में उसकी जो वैल्यू होती है उतनी ही बड़ी होती है। और ऋणात्मक पूर्णांक में संख्या अपने आप में जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी हो जाती है। मान लो मैंने बोल दिया -1, मान लो मैंने बोल दिया -1 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, -1 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो जायज ही बात है -1। ठीक है, इधर से हम चलेंगे, ठीक है, इस तरफ से हम चलते हैं तो -1 पहले आता है, उसके बाद आता है -5। ठीक है, उसके बाद आता है -5। तो -1 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है, और -5 क्या है, वो है छोटी संख्या। मैंने बोल दिया -4 और -3 कौन सी बड़ी संख्या है, तो इधर से हम चले, -3 आया, उसके बाद -4 आया, तो -3 क्या है, बड़ी संख्या है, और -4 क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, 3 के मुकाबले। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक जो चीजें हैं वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी भिन्न सही है, निम्न में से कौन सी भिन्न सही है। इसमें ये चिन्ह दिए गए हैं, बीच में ये चिन्ह दिए गए हैं, एक बार इनका मैं तौर देख लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया x और y, x और y, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है x बड़ा है y से, x बड़ा है किससे, y से। मान लो मैंने लिख दिया x y, ठीक है, चिन्ह पलट गया, इसमें दूसरी तरीके से थे, इसमें दूसरी तरीके से चिन्ह पलट गया। तो इसका मतलब हो गया x छोटा है किससे, y से, x क्या है, छोटा है y से। ये चिन्ह आपने याद रखने हैं। इसका मतलब क्या होता है, x बड़ा है किससे, y से, और इसका मतलब क्या होगा, x छोटा है किससे, y से। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, पहला दे दिया गया -16 छोटा है किससे, -20 से। ठीक है, -16 छोटा है किससे, -20 से। हम वो डायग्राम यहाँ से लेकर चलेंगे तो पहले आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मान लो यहाँ पे आ गया -16, फिर उसके बाद आएगा -20। तो -16 तो बड़ा हुआ, ये तो पहले आता है, -16 तो -20 के मुकाबले बड़ा है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ये आंसर जो है हो जाएगा गलत। दूसरा है -16 बड़ा है किससे, प्लस के 1 से, -16 बड़ा है प्लस के 1 से। प्लस का 1 तो प्लस का 1 है भाई, उसके सामने माइनस की क्या औकात है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही बड़ा है, ये हमारा ऑप्शन जो है ये भी गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है -18 बड़ा है किससे, -15 से, -18 बड़ा है किससे, 15 से। अब ये 16 यहाँ था तो यहाँ पे क्या आ गया, -15,
और यहाँ पे क्या आ गया -18। तो -15 पहले आया है तो -15 तो बड़ा है 18 से, तो ये भी जो है ऑप्शन गलत है। चौथा हमारा जो है ऑप्शन -16 छोटा है -3 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से चलते चलते यहाँ आगे -16 और ये हो गया हमारा -3। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, -16 छोटा है -3 से, तो -3 बड़ा है और -16 छोटा है, तो ये हमारा जो है समीकरण या फिर भिन्न बिल्कुल उचित है, सही है। ठीक है, यहाँ तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, चिन्ह आपने देख लिया, हर चीज आपने देख ली। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल समझ में आई होंगी, बस चिन्ह का ध्यान रखना है और आराम से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सही है, निम्न में से कौन सी भिन्न सही है। तो पहला में दिया गया है -13 बड़ा है किससे, -19 से। जब ये हमारा डायग्राम था, यहाँ से चलते गए, यहाँ आ गया -13 और यहाँ से फिर आगे चलते चलते यहाँ आ गया -19। तो पहले क्या आया, -13। ठीक है, फिर आया -19, तो -13 बड़ा है -19 के मुकाबले, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भी हम करके देख लेते हैं, -27 बड़ा है -11 से। 11 तो यहाँ होगा, 11 तो यहाँ होगा, 27 यहाँ जाके आएगा। ठीक है, 27 यहाँ जाके आएगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत। उसके बाद दे दिया गया -9 बड़ा है -4 से। -4 हमारा यहाँ होगा, तो उसके बाद -9 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो -4 पहले आया, तो -4 तो बड़ा है 9 से, लेकिन इसने तो छोटा दिखा रखा है, तो ये गलत है। उसके बाद -12 बड़ा है किससे, -11 से। अब 11 हमारा यहाँ आ गया, ये रहा 11 हमारा, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या है 12। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, 11 आएगा, तो 11 बड़ा है, इसने तो 12 को बड़ा कर दिया, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन गलत हो गया। हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, -13 बड़ा है -19 से। -13 बड़ा है -19 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, यहाँ आ गई हमारी सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर, जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक होगा, यानी कि 0 2 4 6 8 इनमें से किसी भी संख्या का इकाई का अंक मिल जाए और आपसे पूछ ले ये सम है या विषम है, तो बेझिझक फेंक देना सीधा सम है। ठीक है, वो 2 से डिवाइड होगी ही होगी। फिर आती है विषम संख्या, ओड नंबर। ठीक है, विषम संख्या ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके की। इसमें भी है, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई एक होगा। मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई 15,799, 15,799। ठीक है, 15,799, और मैं पूछ लूं ये विषम है या सम है, तो आपको पता है कि 1 3 5 7 9 में से अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक मिल गया तो वो क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें 9 है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। ठीक है, मैंने दे दिया 28,132, 28,132 और पूछ लिया बताओ ये सम है या विषम है। ठीक है, हमें पता है इकाई का अंक क्या है, 2 है, और जिस भी संख्या का 0 2 4 6 8 ये इकाई के अंक मिले तो वो संख्या क्या होगी, सम। तो ये 2 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या होगी सम संख्या। ठीक है, क्या होगी, सम संख्या। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। पहले ही बताया था बिल्कुल 0 से लेवल लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं हमारे रीट का जो एग्जाम है उसके सिलेबस की तरफ। इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है 1 करोड़ तक की संख्याएं, जोड़ घटा गुणा भाग बाकी। ठीक है,
अब 1 करोड़ तक की संख्याएं बोल दिया। अब ये तो नहीं पता 1 करोड़ तक की संख्याओं में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देखते हैं। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हम दाएं से चलते हैं और आते हैं बाएं की तरफ पढ़ते हुए। और पढ़ने का हमारे पास एक मैथमेटिक इलाज है किसी भी संख्या की काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, हम कैसे काउंट करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कैसे हम लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़। ठीक है, और दूसरा क्या है? एक होता है अल्प विराम। क्या होता है? अल्प विराम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला अल्प विराम लगता है सैकड़ा का, उसके बाद अल्प विराम लगता है हजार का, उसके बाद फिर दो दो करके आगे चलता चला जाता है। पहला जो हमारा अल्प विराम लगेगा वो लगेगा सैकड़े पे, यानी कि 3 अंक छोड़ के। उसके बाद फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो ऐसे इस तरीके से टुकड़ों में बढ़ती हुई चली जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं। 7,000 प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई बराबर है किसके? रेट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई पहले। हाँ भाई, देख लेना इसको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से। 7,000, 6 दहाई, 3 इकाई बराबर है, प्लस के निशान दिए गए हैं, लिख दो। 7,000, 6 दहाई, अब इकाई और फिर दहाई, दहाई यानी गुणा 10, इकाई यानी गुणा 1, और सैकड़ा यानी गुणा 100, हजार यानी गुणा हजार। ठीक है, अब दहाई है, 6 दहाई तो गुणा 6 गुणा 10 यानी कि 60। ठीक है, और 3 इकाई यानी कि गुणा 1, 3 गुणा 1 यानी कि 3। हम इसको जोड़ेंगे 3607, यानी कि 7063, 7063। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। 7,000 प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई किसके बराबर है? नीचे ऑप्शन मिलेंगे, उठा के पुट करनी है, ऐड करनी है, आंसर पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई बराबर है। 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई बराबर है। 10,000 लिख दिया भाई, 10,000, 10 इकाई 10 लिख दिया भाई, 10 लिख दिया। 10 दहाई यानी कि 10 गुणा 10 100। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। वो क्या निकल के आएगी? 10,110, 10,110, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहां तक चीजें किसी को समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं चीजों को और अच्छे तरीके से सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पांचवा हमारा क्वेश्चन है 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, 9 दहाई और 9 इकाई बराबर है। अब 9 सैकड़ा यानी कि गुणा 100, 9 गुणा 100 कितना आया? 900। 9 दहाई 9 गुणा 10 कितना आया? 90। और 9 इकाई यानी कि 9 गुणा 1 कितना आया? 9। इनको ऐड करना है, 9 9 9 यानी कि 999, 999। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है संख्या 5,09,04,987 को अंकों में लिखो। 5,09,04,987 को अंकों में लिखो। हम बनाते हैं डायग्राम जो हमने पीछे आपको दिखाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, करोड़, 10 करोड़। अब इसने बोल दिया 5 करोड़, तो सीधी सी बात है भाई, 5 हमारा जो है यहाँ आ जाएगा करोड़ की जगह, 5 आ गया करोड़ की जगह। 9,04,000, यानी कि 9 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? अब अगर 90 लाख बोला होता तो एक यहाँ आता और एक यहाँ आता, अब इसने 9 लाख बोला है तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 5 हमारा आ गया करोड़ की जगह। अगर 90 लाख बोला होता तो 9 यहाँ, 0 यहाँ, इसने बोल दिया खाली 9 लाख। उसके बाद 4,000, अब हजार वाला कौन सा है? ये वाला है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद 987, तो ये सैकड़े की जगह क्या आ जाएगा? 900, और 87 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारी संख्या निकल के आएगी 50904987, 50904987, 50। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये है 50904987। ये तो हमारा आंसर गलत है, ये तो मैच ही नहीं होते, इनको तो देखना ही क्यों है। बचा क्या? ये 50904987, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है। जो भी संख्या अंकों में दी हुई है, सॉरी शब्दों में दी हुई है, उसको हमें यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी उसको ऑप्शन से मैच करके सीधा टिक कर देना है। ठीक है, सीधा क्या कर देना? टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? 10,000 बराबर है, 10,000 बराबर है किसके? ठीक है, 10,000 बराबर है किसके? ऑप्शन क्या है? 100, 1,000, 10,100 और 500। ठीक है, 10,100 और 500। ये ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन गलत है। 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ बराबर है किसके? अब मान के चलिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमने लिखना है 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरो आती है? 7, 7। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में कितनी आती है? 7 जीरो। या तो ऐसे याद रख लो, या हमें पता है पहला जो अल्प विराम लगता है सैकड़े का, दूसरा 10,000 का, और तीसरा लाख का, और फिर आता है करोड़। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x किसके बराबर है? 1 करोड़ किसके बराबर है? x गुणा लाख। ठीक है, x गुणा लाख। तो अगर लाख को हम लिखना चाहें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 1 2 3 4 5 जीरो हमारी गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 लाख। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा देखो, इन्होंने पूछा क्या है? 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, 1,000 लाख के, 10 लाख के, 100,000 के। ठीक है, हमने 1 करोड़ लिख लिया, 1 करोड़ लिख लिया, और बराबर में x गुणा लाख लिख दिया। अभी लाख के बताना है तो कितने लाख के बराबर है? ठीक है, तो x गुणा लाख लिख दिया। अगर हम इस लाख को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें पता है 5 जीरो इसमें है, और 3 और 2 5, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई? 100 लाख। x की हमारी वैल्यू कितनी आई? 100 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर केवल अपने आप से या एक से भाग होती हैं संख्याएं, तीसरी किसी संख्या से भाग नहीं होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरीके की जो ये संख्याएं हैं वो क्या होंगी? प्राइम नंबर। फिर आते हैं क्वेश्चन मान यानी कि वैल्यू। ठीक है, मान भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। जातीय मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब जातीय मान या इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं अंकीय मान, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? अंकीय मान। ठीक है, जातीय मान क्या होता है? जातीय मान होता है फेस वैल्यू, किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, यह कभी नहीं बदलता। मान लो मैंने कोई संख्या दे दी 5 6 7 8, ठीक है, इसमें बोल दिया 6 का फेस वैल्यू एफ, ठीक है, फेस वैल्यू बताओ, तो इसका सिर्फ फेस वैल्यू जो इसकी वास्तविक मान है, जो इसका वास्तविक मान है वही रहेगा। 6 का हम बोल देंगे ये 6, 5 का पूछ ले तो 5, 7 का पूछ ले 7, 8 का पूछ ले 8, यानी कि उसका खुद का जो मान होता है वही उसका जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, ठीक है, कहा जाता है। फिर आ जाते हैं स्थानीय मान की तरफ। स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान को हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। किसी भी अंक का स्थानीय मान, जो अंक जिस स्थान पर हो उसको जिस स्थान पे है उस स्थान से गुणा करने पर वह आ जाता है। अब मान के चलिए मैंने संख्या लिखी 5 4 और लिख दिया 9 8, ठीक है, मैंने पूछ लिया 4 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान याद करो। ठीक है, अब 4 पीछे से हम देखेंगे इकाई दाई सैकड़ा, 4 कहाँ पे है? सैकड़ा पे है, और सैकड़ा का अगर स्थानीय मान पूछे तो दी गई संख्या को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा 100 कितना आया? 400। ठीक है, यानी अगर संख्या इकाई के स्थान पर है तो उसकी गुणा होगी 1 से, अगर संख्या दहाई के स्थान पर है तो उसकी गुणा होगी 10 से, अगर संख्या सैकड़ा के स्थान पर है तो उसकी गुणा होगी 100 से, अगर संख्या हजार के स्थान पे है तो उसकी गुणा होगी 1000 से, अगर लाख के स्थान पर है तो लाख से, 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 से। ठीक है, यानी कि संख्या जहां होगी, जिस स्थान पर होगी उसकी संख्या, ठीक है, उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। या फिर संख्या जिस स्थान पे है उससे पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो संख्या के पीछे। जैसे यही पूछा था, मान लो 4, 4 लिखा, 4 के पीछे कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दो, आया ना 400। मैंने पूछ लिया 5, 5 लिखा, 5 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3, कितने जीरो लगा दो? 3 जीरो, 5000। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यहां तक तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इससे बनने वाले क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437 में 7 और 4 का जातीय मान ज्ञात करो। 437 में 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 वही रहना है, बदलना तो है नहीं। 4 का क्या होगा? 4। ठीक है, 437 ने कोई संख्या दी, उसमें 7 का जातीय मान पूछा था। 7 का जातीय मान क्या है? 7, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और 4 का जातीय मान क्या होगा? 4। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कोई संख्या दी गई है 5 3 4 7 9, 5 3 4 7 9, इसमें 3 7 और 5 का जातीय मान बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं 3 का जो है वही रहेगा, 5 का जो है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 3 का हो गया 7, 7 का 7 रहेगा। ठीक है, जातीय मान कभी चेंज नहीं होता, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वही उसकी जातीय मान पूछ लो या अंकीय मान पूछ लो या फिर फेस वैल्यू पूछ ले, सिर्फ वही जो है उसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 738 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 738 में
8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ठीक है, स्थानीय मान आपको पता है क्या दिया गया था? स्थानीय मान आपको पता है क्या दिया गया था? जिस स्थान पर हो उसकी 100 से गुणा, जिस स्थान पर हो उसकी 100 से गुणा। 738 738। ठीक है, अब 738 का देख लो। 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ है? इकाई के अंक पर। तो इकाई के अंक पर जब आएगा तो गुणा किससे होगी? 1 से। तो 8 गुणा 1 हो गया कितना? 8। ठीक है, यानी कि 738 में 8 का स्थानीय मान क्या है? कुल 8। ठीक है, कुल 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या 764359 में 542 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 7643592 में मान ज्ञात करने हैं 5, 4 और 2 के। कौन से मान ज्ञात करने हैं? स्थानीय। अब 2 इकाई पे है तो 2 गुणा 1 कितना आया? 2। बचा क्या? 5। 5 कहाँ है? सैकड़ा। सैकड़ा पे जब हो तो गुणा करते हैं 100 से। तो 5 गुणा 100 कितना आया? 500। उसके 5 गुणा 100 कितना आया? 500। उसके बाद हो गया 4। 4 कहाँ है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे। 4 कहाँ है? 10,000 पे। गुणा किससे होगी? 10,000 से। या फिर संख्या यूं की यूं लिखी, अंक कितने? 1 2 3 4, उठा के 4 जीरो पुट कर दी तो यह आ गई 4 की वैल्यू। यानी 2 की वैल्यू क्या होगी? 2। 4 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएंगे इनके स्थानीय मान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन। आज की क्लास सिर्फ इतनी होगी, नेक्स्ट हम फिर आगे देखेंगे। संख्या 3 4 5 6 9 2 7 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। ठीक है भाई, संख्या क्या है? 3 4 5 6 9 2 7। अब 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो 9 का स्थानीय मान कितना है? सैकड़े पे है तो 900। 100 से गुणा करेंगे 900। जातीय मान क्या है? सिर्फ 9। तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ बचेगा 8, और सॉरी 9। ठीक है, और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? 8। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले का 891। क्या हो जाएगा? 891। दूसरा इसने क्या दिया है? संख्या में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। स्थानीय मान 6 का और जातीय मान सेम वही चीज। 6 का स्थानीय मान कितना है? 6000। ठीक है, जातीय मान कितना है? 6। उठा के इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगी वैल्यू 6 की। स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर। तीसरा इसमें दिया गया संख्या में 5 के स्थानीय मान व जातीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। 5 कहाँ है? ये रहा, लिख लिया। पीछे अंक कितने? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। ठीक है, जातीय मान क्या होगा? 5 का 5 ही तो होगा। इसको उठा के 5 इसमें माइनस कर दो, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 5 के स्थानीय और जातीय मानों का अंतर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास रही है। इंटरेस्टिंग टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम। ठीक है, रीट का जो लेवल था उसमें 2 से 3 हमने जो टाइप ली थी, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। बाकी और जो नंबर्स के बारे में, डिजिट के बारे में, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं कैसी कैसी होती हैं, सम विषम ऑर्डिनरी, सारी की सारी। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें उपयोग में लानी है और उपयोग में होंगी भी। तो आपको इन चीज़ों को याद करना है और बार बार, ठीक है, ट्राई करके देखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।